हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे बीएफएम का मॉड्यूल ए का यूनिट 5 जो कि है फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक्सपोर्ट ट्रेड जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर काम करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। और जो भी पॉलिसीज और प्रोसीड्योर होते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए वो डीजीएफटी ही अनाउंस करता है। और एक्सपोर्ट ट्रेड को फिनेंस करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हम लोग ग्रांट करते हैं बैंकों के द्वारा, उसका जो गाइडलाइन है वो फेमा रेगुलेशंस के अंतर्गत होता है और ये आरबीआई इसको गवर्न करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है? जो सबसे पहली चीज़ होती है फ्रेंड्स वो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। इसको हम लोग आईसी नंबर भी बोलते हैं। जो भी पर्सन, कंपनी या फर्म जो है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड करती है इंडिया के अंदर, उसको आईसी नंबर जो है वो लेना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। और ये नंबर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसको इशू करता है। और ये नंबर जो होता है ये इनको जो भी डिक्लेरेशन या फॉर्म जो सबमिट करेंगे उसमें ये आईसी नंबर जो है वो कोट करना होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कौन कौन से होते हैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये बुक पुराना है। अभी जो मेनली जो फॉर्म होते हैं वो दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक सॉफ्ट टेक्स्ट और एक ईडीएफ। ये जो जीआर फॉर्म और पीपी फॉर्म है ये दोनों को मिला के एक ईडीएफ बना दिया गया है। और एक होता है हमारा एसडीएफ फॉर्म। तो ईडीएफ जो होता है वो नॉन ईडीआई यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम होता है, जहाँ पे कि शिपिंग बिल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होती है, तो उसको हम लोग ईडीआई कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शिपिंग बिल प्रोसेस नहीं होती है उसको हम लोग नॉन ईडीआई कहते हैं। तो ईडीएफ जो है जो भी एक्सपोर्ट बाय पोस्ट या पोस्ट पार्सल के थ्रू होते हैं वहाँ पे हम लोग ईडीएफ एक्सपोर्ट फॉर्म डिक्लेरेशन देते हैं। और सॉफ्टेक्स फॉर्म्स जो होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट अगर कोई हो रहा हो जो कि नॉन फिजिकल फॉर्म में होता है तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्टेक फॉर्म यूज़ करते हैं। और एसडीएफ फॉर्म वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कि शिपिंग बिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस नहीं होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, उस सिस्टम के बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं। तो गुड्स और सॉफ्टवेयर जो कि आपका 25,000 तक जिसका वैल्यू है ये पहले मैंडेटरी नहीं था ईडीएफ फॉर्म में इसको डिक्लेरेशन देना, लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपका अब यूएसडी अप टू $25,000 का भी अगर कोई आप गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी उसका आपको डिक्लेरेशन जो है वो ईडीएफ फॉर्म में देना है। गिफ्ट्स ऑफ गुड्स वैल्यू नॉट ओवर 5 लाख अलॉन्ग विथ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। गिफ्ट्स ऑफ गुड्स जो है 5 लाख से अबव जो है वो भी आपको, अभी फ्रेंड्स ये जो बाइफर्केशन दिया हुआ है ना इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें सारा जो भी है वो डिक्लेरेशन फॉर्म में देना ही देना है। तो इसलिए आप इस पॉइंट्स को उतना मत देखिए, आप बस ये देखिए कि अभी ये जो है मैंडेटरी है, आपको ईडीएफ फॉर्म में जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं आपको उसका डिक्लेरेशन देना ही है, जो भी फिजिकल फॉर्म में अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो। एक इसमें मेन पॉइंट्स है, गुड्स नॉट एक्सीडिंग $1000 पर ट्रांजेक्शन एक्सपोर्टेड टू म्यांमार अंडर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो डिक्लेरेशन है वो देने की ज़रूरत नहीं है अगर $1000 तक अगर कोई गुड्स कर रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है म्यांमार की ओर, जहाँ पे कि हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट क्या है? जो टाइम लिमिट है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने का वो है विदिन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट टू एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर कलेक्शन, परचेज, डिस्काउंट और निगोशिएशन। 21 days शिपिंग डेट से उसके अंदर हमें जो ईडीएफ फॉर्म है वो डिक्लेरेशन जो है वो एडी के पास सबमिट कर देना। एडी का मतलब ऑथोराइज्ड डीलर। इवन इन केस ऑफ डायरेक्ट शिपमेंट ऑफ गुड्स द रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड टू द बैंकर विद इन दिस टाइम लिमिट। और अगर आपका डायरेक्ट शिपमेंट ऑफ गुड्स है तो भी जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडी के पास सबमिट करने हैं।
अभी रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल की बात कही जा रही है। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल जो है उसके लिए जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या ईओयू, यहाँ पे कि 100% ईओयू है या ईएसटीपीएस है, एसटीपीएस है, तो उसके लिए जो है टाइम लिमिट 9 मंथ्स के लिए डिक्लेयर किया गया है। ये पहले 12 मंथ्स था फ्रेंड, अभी इसको 9 मंथ किया गया है 1 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की वजह से। तो ये 9 मंथ्स था, लेकिन इसको अभी 15 मंथ्स कर दिया गया है ड्यू टू कोविड। और गुड्स एक्सपोर्ट अगर कोई वेयर हाउस इस्टेब्लिश करने के लिए है आउटसाइड इंडिया, तो उसमें हम लोग 15 मंथ्स का टाइम देते हैं, और बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग 9 मंथ्स देते हैं। लेकिन अभी ये फ्रेंड्स तीनों ही चीज़ें, मतलब अगर वेयर हाउस हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो या अदर कोई चीज़ हो जिसके लिए एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन का टाइमिंग जो है वो 15 मंथ्स ही है। If the bill is not realized within this time stipulated, the exporter should apply to his AD for extension of time in ETX form. अगर कोई बिल जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अगर रियलाइज नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्टर को एडी से टाइम एक्सटेंशन के लिए डिमांड करना है, जो कि ETX फॉर्म में दिया जाता है। All overdue bills which are not realized within the due date should be followed up vigorously and reported to RBI in a half-yearly statement XOS to be submitted by each AD branch for June and December each year. फ्रेंड्स, अगर कोई ओवरड्यू बिल है जो रियलाइज नहीं किया गया है ड्यू डेट के अंदर, तो वो हमें हाफ ईयरली स्टेटमेंट एक जमा करनी होती है आरबीआई के पास। ये पहले XOS होती थी, लेकिन अभी इसको EDPMS बोला जा रहा है। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसमें हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। ये दिसंबर 2015 से ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ पेमेंट। प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ पेमेंट्स क्या है फ्रेंड्स? द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हम लोग क्या चीज़ से ले सकते हैं? जो ऑथराइज डीलर के थ्रू हमें पेमेंट्स मिलेगा, या हम पेमेंट भेज सकते हैं किस तरीके से? तो फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, फॉरेन करेंसी नोट्स, ट्रैवलर्स चेक्स, पेमेंट आउट ऑफ FCNR, NRI अकाउंट ऑफ द बायर, international credit cards when goods sold during the overseas visit of the exporter concerned, Indian rupee when transaction are with persons resident in Nepal, in the form of gold, silver, platinum by gems and jewelry unit situated in SAYS provided the contract provides for the same. The above payment are to be received through an AD. However, in exceptional cases where the track record of the exporter is good, ADs will accept the amount received by exporter direct by check, DD एक्सेट्रा। नॉर्मली जो है पेमेंट जो है हम लोग एडी के थ्रू रिसीव्ड करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वहाँ पे एडी जो है वो अमाउंट रिसीव करता है चेक, डीडी के अगेंस्ट में। फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कैन बी मेड। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसके रियलाइजेशन के लिए कुछ क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन है ACU, यानी कंट्रीज अंडर एशियन क्लियरिंग यूनिट। जो भी कंट्रीज हैं जो ACU में आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, तो इनका जो सेटलमेंट होता है पेमेंट का वो US डॉलर में या ACU यूरो में होता है। म्यांमार जो है वो किसी भी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी में सेटलमेंट कर सकती है इन एडिशन टू ACU मैकेनिज्म। Even though Nepal is also one of the participating countries under ACU mechanism for trade settlement, it is exempted under ACU currency settlement arrangement। यानी कि म्यांमार और नेपाल जो है ये ACU currency settlement arrangements में exempted है। अभी अदर देन ACU कंट्रीज, अब जो ACU कंट्रीज थी उनमें तो ACU और डॉलर के रूप में पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा, और जो कंट्रीज जो है वो ACU में नहीं है उनका पेमेंट जो है पेमेंट इन रूपी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए बैंक सिचुएटेड इन एनी कंट्री इन दिस ग्रुप, पेमेंट इन एनी परमिटेड करेंसी लाइक US डॉलर, UK पाउंड, यूरो, येन, ETC। यानी जो भी कन्वर्टिबल करेंसी है या रूपी करेंसी है उसमें ये अदर देन ACU कंट्रीज से पेमेंट जो है वो सेटलमेंट हो सकता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर, फैसिलिटीज रेमिटेंसेस कनेक्टेड विथ एक्सपोर्ट्स। अभी एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, तो ये एजेंसी कमीशन जो है वो अलाउ है आइदर बाय रेमिटेंस और डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस वैल्यू बाय द एडी। कमीशन पेमेंट जो है इनवॉइस वैल्यू से डिडक्ट करके हम लोग एजेंसी कमीशन को पेमेंट कर सकते हैं, और ये जो है एडी के द्वारा किया जाएगा। फिर है रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू।
एक्सपोर्टर में अलाउ रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट टू ओवरसीज बायर्स। जो भी एक्सपोर्टर हैं वो अपने ओवरसीज बायर को इनवॉइस वैल्यू पर डिस्काउंट दे सकते हैं, वो कैश डिस्काउंट होगा। फॉर प्री पेमेंट ऑफ यूजेंस बिल, अगर उनका कोई यूजेंस बिल है तो उसके प्री पेमेंट के लिए वो कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। और ये डिस्काउंट जो है वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए होता है एट स्टिपुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट और ए लाइबर ऑफ द करेंसी। लेकिन जो भी आप रिडक्शन दे रहे हैं वो रिडक्शन 25% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द रिडक्शन इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमोडिटीज सब्जेक्ट टू मिनिमम प्राइस रेस्ट्रिक्शन, और उसमें कोई अगर फ्लोर प्राइस है तो आप उससे नीचे भी उसको नहीं दे सकते हैं। एंड द एक्सपोर्टर शुड नॉट बी इन द एक्सपोर्टर कॉस्टस लिस्ट ऑफ आरबीआई, और आरबीआई की कॉस्टस लिस्ट में एक्सपोर्टर जो है वो नहीं होना चाहिए। द रिडक्शन कैन बी अलाउड विदाउट एनी परसेंटेज रिडक्शन। अब कुछ केसेस में है रिडक्शन अलाउ है लेकिन वहाँ पे कोई परसेंटेज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे है कि आप 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर एक्सपोर्टर जो है उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है लास्ट 3 ईयर से उसका ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री है और उसका कोई भी एक्सपोर्ट बिल जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है इन द अकाउंट नॉट मोर देन 5% of the average annual export turnover of the preceding 3 calendar year। preceding 3 calendar years में उसका जो आउटस्टैंडिंग है उसके अकाउंट में 5% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री है सिंस लास्ट 3 ईयर्स, तो ऐसे एक्सपोर्टर को जो डिस्काउंट देने का जो रेस्ट्रिक्शन है वो परसेंटेज में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी नेक्स्ट है क्लेम्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट। Bank can allow claim against export bill. Export proceeds have been realized and repatriated to India. Exporter is not in the caution list of RBI. जो एक्सपोर्टर होते हैं वो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में क्लेम ले सकते हैं अपने एक्सपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट में बैंकों के थ्रू, और बैंक उसके लिए अलाउ करती है। लेकिन जो एक्सपोर्टर है वो इसके लिए कॉशस लिस्ट ऑफ आरबीआई में नहीं होना चाहिए, और जो भी क्लेम बैंक अलाउ करेगी वो जब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जब रियलाइज होगा और इंडिया में रिपैट्रिएट होगा तो वो क्लेम जो है उससे क्लियर किया जाएगा। तो वही यहाँ पे क्लेम अगेंस्ट एक्सपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। अब रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी है, वो भी एडी अलाउ करता है। द हुम द प्रोसीड्स ऑफ द एक्सपोर्ट बिल वेयर ओरिजिनली रिसीव्ड, अगर प्रोसीड्स जो है एक्सपोर्ट बिल्स का वो एडी ने रिसीव कर लिया है और बाद में अगर इंपोर्टर जो है वो सबमिट करता है कि वो गुड्स को री इम्पोर्ट करेगा इंडिया में, क्योंकि पहले जो गुड्स आए थे वो पुअर क्वालिटी के थे या उनके बीच कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया था, तो उसके लिए जो एडी है वो रिफंड भी अलाउ करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के लिए। अभी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट क्या है कि अगर एक्सपोर्ट बिल जो है उसको रियलाइज करने का जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था 6 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, अगर वो नहीं होता है तो एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ ETX टू द एडी। जो भी टाइम एक्सटेंशन के लिए एक्सपोर्टर जो है वो एडी को एक एप्लीकेशन देगा जो कि ETX फॉर्म इसको कहते हैं। एडी जो है वो परमिट कर सकता है बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ टाइम, यानी कि 6+6 का उसको टाइम अलाउ किया जा सकता है। एनी एक्सटेंशन बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट can be granted by the AD if the total export outstanding of the exporter should not be more than $1 million or 10% of the average of export realizations during the preceding 3 years, whichever is higher। हम एक्सपोर्टर को टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं बियॉन्ड 12 मंथ्स भी, लेकिन वहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या है कि जो एक्सपोर्टर का आउटस्टैंडिंग है वो $1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या उसका जो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का 10 ईयर्स एवरेज एक्सपोर्ट्स का जो रियलाइजेशन है वो उसका 10% जो भी हायर होगा, यानी 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स और $1 मिलियन विच एवर इज हायर, तो उसके लिए हम लोग उसको 12 मंथ्स तक का 12 मंथ से ज़्यादा का एक्सटेंशन दे सकते हैं। ऑल केसेस विच डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। अदर केसेस जो कि ऊपर जो भी कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं 6+6 या फिर बियॉन्ड 12 मंथ्स, अगर इस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं और उनको टाइम का एक्सटेंशन चाहिए तो इस तरीके के एप्लीकेशन को हम लोग RBI को फॉरवर्ड करते हैं। और जो भी केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय
enforcement directorate or CBI or other investigating agencies would require prior approval of RBI for extension of time limit। अगर किसी एक्सपोर्ट बिल में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI के थ्रू या फिर अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, तो वहाँ पे टाइम लिमिट एक्सटेंशन का जो अप्रूवल है वो RBI देता है। ऑल द एक्सपोर्ट बिल remaining unrealized beyond 6 months from the date of export should be reported in XOS statement to RBI on half yearly basis। ये XOS अभी नहीं होगा फ्रेंड्स, अभी EDPMS होगा। जो भी एक्सपोर्ट बिल अनरियलाइज्ड रहते हैं 6 मंथ्स के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, तो इस तरीके के अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल को हाफ ईयरली बेसिस में RBI को सबमिट करना होता है एक स्टेटमेंट, जो कि हम लोग EDPMS स्टेटमेंट के थ्रू RBI को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट एंड सेल्फ राइट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल। अब कोई एक्सपोर्ट बिल है जो कि सेल्फ राइट ऑफ मोड में है या फिर उसको और एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स दे रहा है कि डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ड्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड द एक्सपोर्ट बिल्स आर टू अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग 10% से ज़्यादा जो है वो उसको सेल्फ राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, या फिर 10% से ज़्यादा अगर उसका ओवर ड्यू है तो उसके लिए टाइम एक्सटेंशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन, अभी इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन क्या होगा किसी भी एक्सपोर्ट बिल में, तो इन टर्म्स ऑफ फेडाई रूल्स द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एन एक्सपोर्ट बिल इज द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक्स नॉस्ट्रो अकाउंट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्स। अगर फॉरेन करेंसी बिल है तो जो डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल होगा वो उस बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में जो जिस डेट को क्रेडिट होगा उस डेट को हम लोग रियलाइजेशन डेट कहेंगे इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल। और इन केस ऑफ रूपी बिल इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन क्या होगा, जिस डेट को वॉस्ट्रो अकाउंट में डेबिट होगा वो हमारा डेट ऑफ रियलाइजेशन होगा। इसको याद रखिएगा फ्रेंड, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट दिए हुए हैं। पहला है ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, दूसरा है डायमंड डॉलर अकाउंट और तीसरा है EFC अकाउंट। तो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है ये RBI परमिट करती है एक्सपोर्टर्स को ओपन करने के लिए, और ये फॉरेन करेंसी अकाउंट में खुलता है इन फॉरेन कंट्रीज और इन इंडिया। आप इसको फॉरेन कंट्री में भी ओपन कर सकते हैं, इंडिया में भी ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में आपका जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो क्रेडिट होगा, और आप जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पेमेंट पर्पस के लिए जो भी अमाउंट होगा वो आप इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया आया हुआ है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन इसमें जो भी उसके फंड है वो उसको रिपेट्रिएट करना होगा टू इंडिया विद इन 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर। मतलब ट्रेड फेयर एग्जीबिशन के क्लोज होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो फंड है वो उसको इंडिया रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डायमंड डॉलर अकाउंट। जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है जो कि रफ एंड पॉलिश डायमंड के जो बिजनेस है उसमें काम करते हैं तो वो इस तरह का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2009 से जो डायमंड डॉलर अकाउंट है वो वैसे ही बिजनेस पर्सन ओपन कर सकते हैं जिनका कि पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है और उनका एवरेज टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ एंड अबव रहता है, तो वही डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक एक्सपोर्टर जो है वो मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट तक मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट है EFC अकाउंट। EFC अकाउंट का फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये जो है कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो है जो कि फॉरेन करेंसी अर्नर है वो इसको ओपन करा सकता है। और यहाँ पे जो है क्रेडिट अप टू 100% ऑफ द इनवर्ड पेमेंट रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी टू दिस अकाउंट। अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी इनवर्ड पेमेंट जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं तो आप उसका 100% तक इस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आपको इसके बैलेंस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप इसको एज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपके जो भी पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस अगर आपने कोई ले रखा है तो आप इस अकाउंट के थ्रू उसका रिपेमेंट कर सकते हैं, वेदर अवेल्ड इन रूपी और फॉरेन करेंसी।
आपने जो पैकिंग क्रेडिट एडवांस है वो आपने या रुपी में ले रखा हो या फॉरेन करेंसी में ले रखा हो, आप दोनों की ही रिपेमेंट जो है वो EFC अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एक्सपोर्ट फिनेंस। एक्सपोर्ट फिनेंस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर फिनेंस टू एक्सपोर्टर्स सो एज टू अलाउ फिनेंस एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। जो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे हम लोग एक्सपोर्ट के लिए फिनेंस करते हैं वो एक्सपोर्ट फिनेंस है। ये रुपी फिनेंस भी हो सकता है और ये फॉरेन करेंसी फिनेंस भी हो सकता है। Finance allowed to an exporter to fund the need for procurement of raw material, manufacturing and up to the stage of packing and shipment। तो जो भी शिपमेंट के पहले का जो भी खर्च होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल्स के लिए कोई कॉस्टिंग हो गया, उसको मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्टिंग हो गई, उसके पैकिंग में, उसके शिपमेंट में जो भी खर्चा हुआ, तो उस सब के लिए बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को फिनेंस अलाउ करती है। तो इस तरीके के फिनेंस को हम लोग प्री शिपमेंट फिनेंस या PCL लोन कहते हैं। और उसके बाद जब गुड्स शिप हो गए, शिप होने के बाद उनको एक एक्सपोर्ट बिल जो है वो जब एक्सपोर्ट बिल जब रेज हो जाता है तो उस एक्सपोर्ट बिल के ऊपर जो भी हम लोग फिनेंस प्रोवाइड करेंगे व्हेन द शिपमेंट इज ऑलरेडी मेड इज कॉल्ड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फिनेंस। तो शिपमेंट के पहले तक जो भी हम लोग खर्चे होंगे उसके लिए जो लोन देंगे वो प्री शिपमेंट फिनेंस में होगा, और शिपमेंट के बाद जो बिल्स रेज होंगे उस बिल्स के अगेंस्ट में जो हम लोग फिनेंस करेंगे उसको हम लोग पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। पैकिंग जो प्री शिपमेंट फिनेंस है वो दो तरह का होता है। पहला है पैकिंग क्रेडिट लिमिट और दूसरा है एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक ETC। और पोस्ट शिपमेंट फिनेंस जो है वो वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे 5 तरह का पोस्ट शिपमेंट फिनेंस दिया हुआ है। पहला है एक्सपोर्ट बिल्स परचेज डिस्काउंटेड और निगोशिएटेड, जैसे FBP, FUBD और FBN। इसका फुल फॉर्म हो जाता है फ्रेंड्स फॉरेन बिल परचेज, फॉरेन यूजेंस बिल्स डिस्काउंटेड, फॉरेन बिल्स निगोशिएटेड। एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन। अब जो भी बिल कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं उसके अगेंस्ट में अगर हम कोई एडवांस देते हैं तो एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन हो गया। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अगर कोई कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर अगर हम कोई एडवांस दे रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एडवांस हो गया। कोई अगर अनड्रॉन बैलेंस है किसी भी एक्सपोर्ट बिल्स में एक्सपोर्टर का तो उसके ऊपर भी हम लोग एडवांस ग्रांट करते हैं, और ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट में भी एडवांस देते हैं। तो ये सारे डिटेल्स में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री शिपमेंट फिनेंस क्या है। तो प्री शिपमेंट फिनेंस जो है वो नॉर्मली एक वर्किंग कैपिटल एडवांस होता है। जैसे हम लोग कैश क्रेडिट लोन देते हैं कस्टमर्स को ट्रेड पर्पस के लिए, तो प्री शिपमेंट फिनेंस भी वर्किंग कैपिटल एडवांस की तरह होता है। और ये जो पर्पस है इसका, पर्पस ऑफ प्रोक्यूरिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मीन्ट फॉर एक्सपोर्ट। जो भी गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसको प्रोक्यूरिंग के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग दे सकते हैं। इट कुड कवर ऑल कॉस्ट प्रायर टू शिपमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड के शिपमेंट के पहले तक जो भी कॉस्ट होता है वो हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे पैकिंग हो गया, लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, ETC। फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर और एन एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट एंड दैट द लोन सो अलाउड मस्ट बी लिक्विडेटेड आउट ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। तो ये प्री रिक्विजिट लोन होता है जो बोरोअर जो है वो जो फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में उसको दिया जा सकता है, या फिर अगर कोई एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको दे सकते हैं, बशर्ते कि लोन जो है वो लिक्विडेट होगा। किस तरीके से लिक्विडेट होगा? जब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उसको मिलेगी तो उस प्रोसीड से वो लोन को लिक्विडेट करेगा। बैंक कैन वेव सबमिशन ऑफ ऑर्डर ऑफ और LC एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ एडवांस। और ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर या फिर LC का जो सबमिशन है बैंक उसको वेव भी कर सकती है। अभी इसका जो गाइडलाइन है फ्रेंड्स वो RBI, DGFT और ECGC मिल के बनाती है, तो कुछ इसके गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं। प्री सेक्शन गाइडलाइंस कुछ दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि बोरोअर जो है हमारे बैंक का कस्टमर होना चाहिए, उसके पास IEC यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए, वो RBI के कॉशन लिस्ट में अपीयर नहीं होना चाहिए, वो ECGC के स्पेसिफाइड अप्रूवल लिस्ट में लिस्टेड नहीं होना चाहिए, वो जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी उतने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका KYC हमें देखना है, हमें ये भी देखना है कि उसका जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर है, जो उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो उसके साथ टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
उसका जो टोटल पीरियड है वो नॉर्मली क्वांटम ऑफ फिनांस जो कि एफओबी वैल्यू के थ्रू फिक्स होता है, या फिर एलसी में जो उसका डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है विच एवर इज लेस आफ्टर डिडक्टिंग द प्रॉफिट मार्जिन, मतलब उसको जो हम लोग पीरियड देंगे जितने दिन के लिए वो उसका क्वांटम ऑफ फिनांस क्या होना चाहिए, क्वांटम ऑफ फिनांस हम लोग फिक्स करेंगे। उसका जो एफओबी वैल्यू होता है फ्रेंड्स, एफओबी वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि कोई भी गुड्स को शिप पे लोड करने तक का जो भी कॉस्टिंग होता है उसको हम लोग एफओबी वैल्यू कहते हैं। एफओबी वैल्यू में हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट ये दो चीज़ जो है वो एक्सक्लूड होता है, तो हम लोग उस वैल्यू को लेते हैं और उस या फिर एलसी में जो गुड्स की डोमेस्टिक वैल्यू दी होती है विच एवर इज लेस हम लोग उसको लेते हैं। उसके बाद उसमें से उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम लोग डिडक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एडवांस फॉर द फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट टू बी डिसबर्स, यानी कि फ्रेट और इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो हमें एफओबी वैल्यू में से माइनस करना होता है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट और द एलसी इज ऑन सीआईएफ बेसिस द एफओबी वैल्यू विल बी अराइव्ड बाय द डिडक्टिंग 13% to 14% from the CIF value if the dispatch is through sea and around 25% if the dispatch is by air। यानी कि हम लोग कॉस्ट इन फ्रेट जो वैल्यू होता है वो एफओबी में से डिडक्ट करेंगे। कितना डिडक्ट करेंगे, अगर वो सी के थ्रू अगर जो है वो भेजा जा रहा है सामान तो हम लोग 13 to 14% डिडक्ट करते हैं, और अगर बाई एयर डिस्पैच किया गया है तो हम लोग 25% डिडक्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसमें से प्रॉफिट मार्जिन को भी डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हम लोग उसको फिनेंस करते हैं। ये फ्रेंड जब हम लोग पैकिंग क्रेडिट लिमिट कैलकुलेशन देखेंगे केस स्टडीज़ में तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और जब हम लोग केस स्टडी करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी नॉर्मल जो टोटल पीरियड होता है पैकिंग क्रेडिट लिमिट के लिए वो 180 डेज होता है फ्रेंड्स। इसको बैंक जो है 180 डेज से 360 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकती है, और बियॉन्ड 360 डेज जो है वो भी दे सकती है, लेकिन हमारा जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इस पे देते हैं वो आपका सीज हो जाएगा, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो BRLLR ऑफ ईच बैंक उससे आपका लिंक्ड होता है, जो कि फर्स्ट 180 डेज में आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 180 डेज से जैसे ही आपका अगर ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर आपको BRLLR लिंक्ड रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। बैंक जो है वो फ्लैक्सिबल एटीट्यूड ले सकती है। कब ले सकती है, जब आप डेट इक्विटी रेशियो मार्जिन सिक्योरिटी नॉर्म से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ फ्लैक्सिबल एटीट्यूड आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्टर क्रेडिट जो है वो प्री और पोस्ट दोनों को कैलकुलेट करके जो उसका टोटल रिक्वायरमेंट है वो एज अ टोटल आपको कंसीडर करना है। तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों को मिलाकर हम लोग एक्सपोर्टर क्रेडिट का लिमिट जो है वो उसको ग्रांट कर सकते हैं एक्सपोर्टर को। अभी नेक्स्ट है पोस्ट सैंक्शन। पोस्ट सैंक्शन क्या है? पोस्ट सैंक्शन में है फ्रेंड्स कि कोई भी पैकिंग क्रेडिट लिमिट जो है सेम ऑर्डर या एलसी के लिए जो एक्सपोर्टर है वो दोबारा नहीं अप्लाई करे, ये हमें देखना है, या तो हमारे बैंक से या किसी दूसरे बैंक से। बैंक शुड कॉल फॉर क्रेडिट रिपोर्ट, हमें उसका क्रेडिट रिपोर्ट भी देखना है, उसका स्टेटस रिपोर्ट देखना है। फॉरेन बायर से जो एक्सपोर्टर है उसको स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली सबमिट करना है। अगर एलसी में कवर है एक्सपोर्ट जो हो रहा है सामान, वो बैंक वुड नीड टू बी सेटिस्फाइड अबाउट द स्टैंडिंग ऑफ द क्रेडिट ओपनिंग बैंक। उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है बैंकों को उसको सेटिस्फाई करना है। उसका जो भी रेगुलेशन है, पॉलिटिकल फिनेंशियल कंडीशन है बायर्स कंट्री के, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। प्रॉपर सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, ब्रांच को ECGC को इन्फॉर्म करना है। द डिटेल्स ऑफ लिमिट सैंक्शन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन wherever advance are covered under whole turnover policies of ECGC। अगर ECGC की whole turnover policy के अंदर हमने अगर कोई एडवांस दे रखा है तो हमें लिमिट सैंक्शन होने के 30 डेज के अंदर, मतलब 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, हमें ECGC को वो इन्फॉर्म करना है। द एडवांस शुड बी लिक्विडेटेड ऑन सबमिशन ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल बाय वे ऑफ अलाउइंग पोस्ट शिपमेंट फिनेंस अगेंस्ट दोज बिल्स। और जैसे ही प्री शिपमेंट होने के बाद जैसे ही हमें उसके बिल्स जो है वो रिसीव होंगे तो हमें इमीडिएट जो है बोरोवर को पोस्ट शिपमेंट फिनेंस अलाउ करना है, और जो प्रीवियसली जो हमने उसको लोन दे रखा था हमें उसको लिक्विडेट कर देना है। जो प्री शिपमेंट लोन है
उसको हमें पोस्ट शिपमेंट अलाउ करने के बाद उसको लिक्विडेट कर देना है। पोस्ट शिपमेंट लिमिट जो है अगर उसको सैंक्शन नहीं भी है तो भी पैकिंग क्रेडिट लिमिट जो है वो लिक्विडेट करनी है बाय अलाउइंग पोस्ट शिपमेंट एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ पीसीएल। उसको पीसीएल जितना हमने दे रखा है उतने का पोस्ट शिपमेंट एडवांस दे करके हमें पीसीएल को लिक्विडेट कर देना है। Once goods have been shipped, we cannot continue with a pre-shipment advance against these goods. अगर एक बार गुड्स जो है वो शिप कर दी गई हैं तो हम लोग आगे प्री शिपमेंट एडवांस के साथ सेम गुड्स के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। फिर है इन केस आफ्टर अलाउइंग पीसीएल एक्सपोर्ट्स डू नॉट टेक प्लेस द एडवांस इज ट्रीटेड एज लोकल एडवांस एंड इंटरेस्ट एट डोमेस्टिक पिनल रेट इज टू बी चार्ज। अगर हमने जो एक्सपोर्टर है उसको हमने पीसीएल अलाउ कर दिया और एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो इस तरीके के एडवांस को हम लोग लोकल एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे और इस पे जो भी पिनल इंटरेस्ट रेट लगेंगे, पिनल रेट या इंटरेस्ट रेट जो भी लगेंगे वो डोमेस्टिक रेट के अकॉर्डिंग लगेंगे। फिर विद द रिसेंट लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन of various guidelines, bank have been allowed operational flexibility for liquidation of packing credit advances. लिक्विडेशन के लिए पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस के लिक्विडेशन के लिए बैंक जो है वो लिबरलाइजेशन जो है थोड़ा उसमें दिखा सकती है। एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट लिमिट मे बी लिक्विडेटेड विथ एनी अदर एक्सपोर्ट प्रोड्यूस अगेंस्ट विच नो पैकिंग क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय द एक्सपोर्टर। अगर कोई दूसरा उसका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है किसी भी एक्सपोर्टर का जिसने पीसीएल अवेल कर रखा है और उस दूसरे पीसीएल के ऊपर दूसरे एक्सपोर्ट के ऊपर उसने अगर कोई पीसीएल अवेल नहीं कर रखा है तो उस एक्सपोर्ट के प्रोसीड से वो दूसरे एक्सपोर्ट के प्रोसीड को लिक्विडेट कर सकता है। बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द एक्सपोर्टर हैज नॉट अवेल्ड एनी पैकिंग क्रेडिट विथ एनी अदर बैंक अगेंस्ट दिस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। बैंकों को ये इंश्योर करना है कि एक्सपोर्टर ने उस बिल के लिए कोई दूसरा पीसीएल लिमिट तो नहीं ले रखा है। अभी कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स, स्पेशल केसेस फॉर अलाउइंग पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस। तो पैकिंग क्रेडिट कैन बी अलाउड टू सब सप्लायर्स ऑल्सो एट द फर्स्ट स्टेज अंडर द रूपी क्रेडिट स्कीम। जो सब सप्लायर्स होते हैं उनको भी हम लोग पैकिंग क्रेडिट एडवांस जो है वो दे सकते हैं रूपी क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत। पैकिंग क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनलैंड एलसी ओपन बाई अ बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर। अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर है और उसके पास कोई इनलैंड एलसी है तो उसके सब सप्लायर को रूपी क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत पैकिंग क्रेडिट जो है वो अलाउ किया जा सकता है। बैंक हैव बीन ऑथराइज्ड टू ग्रांट प्री शिपमेंट एडवांसेस फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ एनी कमोडिटी without insisting on prior lodgement of letter of credit from export order under running account facility। बैंक जो है वो प्री शिपमेंट एडवांस ग्रांट कर सकती है विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ एलसी, जहाँ पे कि उसको हम लोग रनिंग अकाउंट फैसिलिटी कहते हैं। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जो है वो बैंकों के सेटिस्फैक्शन और एक्सपोर्टर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, जो बैंकिंग रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दे सकते हैं। उस एक्सपोर्टर का जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल फ्रेंड्स, जो हमने देखा था सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल उस तरीके के कमोडिटीज़ को कहते हैं जो कि प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। तो बैंक जो है बैंक शुड इंसिस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉर्म ऑर्डर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। अगर हम लोग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए अगर कोई फिनेंस कर रहे हैं पीसीएल तो हमें विद इन 1 month ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एलसी और फॉर्म ऑर्डर हमें एक्सपोर्टर को इंसिस्ट करना है कि वो 1 month के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, जब हमने उसको पीसीएल सैंक्शन किया है उसके 1 महीने के अंदर उसको जो है लेटर ऑफ क्रेडिट या फॉर्म ऑर्डर जो है वो सबमिट करना है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के केस में। इन केस ऑफ पीसीएल अलाउड फॉर परचेज ऑफ सीड्स, एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड केक, प्रोसीड्स फॉर लोकल सेल ऑफ ऑयल कैन बी यूज टू लिक्विडेट पीसीएल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। और अगर हम लोग परचेज ऑफ सीड के लिए दे रहे हैं या डी ऑयल्ड केक के लिए दे रहे हैं तो जो भी उसका प्रोसीड होगा सेल ऑफ ऑयल का वो पीसीएल को लिक्विडेट करने के लिए यूज किया जा सकता है और ये विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस के होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा पोस्ट शिपमेंट फिनांस। पोस्ट शिपमेंट फिनांस में देखिए क्या क्या है।
पोस्ट शिपमेंट फिनेंस के लिए भी सेम आपका रूल्स है कि जो एक्सपोर्टर है उसका वैलिड आईईसी कोड होना चाहिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर का, और उसका जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन फॉर्म में सबमिट होना चाहिए एक्सपोर्ट। शिपिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि जीआर फॉर्म जो है वो एडी को विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट सबमिट करना चाहिए। In case of rupee finance, bills is to be purchased, discounted or negotiated at appropriate bill buying rate of the bank. फ्रेंड्स ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बिल परचेज है साइड बिल्स के रूल में जो बिल है वो परचेज किया जाता है, और यूजेंस बिल के केस में जो बिल है उसको डिस्काउंट किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी विद इन द ब्रॉड गाइडलाइंस फिक्स्ड बाय आरबीआई, कंसेशनल फॉर फर्स्ट 90 days, हायर फॉर नेक्स्ट 90 days, फॉर मैक्सिमम 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, एंड स्टिल हायर बियॉन्ड 180 days। यानी कि जो 90 days होगा वहाँ पे उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंसेशनल रेट में मिलेगा, और 90 days के बियॉन्ड 180 days तक फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर 180 days से ज़्यादा अगर होता है तो उसको उससे भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। द पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन एन अप्रूव्ड मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, और पेमेंट जो है वो एक अप्रूव्ड मैनर में रिसीव्ड होनी चाहिए विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, जो कि 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट है, हमने पहले भी देखा। आरबीआई हैज़ नाउ परमिटेड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्टर्स टू रियलाइज द प्रोसीड्स विद इन 360 days ऑल्सो। आरबीआई जो है वो कुछ कैटेगरी में एक्सपोर्टर्स को ये परमिशन दे के रखी है कि उनका रियलाइज जो है 360 days में भी आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट है। लेट अस नाउ गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फिनेंस। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट शिपमेंट फिनेंस है उसको हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट बिल परचेज और डिस्काउंटेड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स आपको, जो एक्सपोर्ट बिल परचेज होता है वो साइड बिल के केस में होता है, और डिस्काउंट हम लोग यूजेंस बिल के केस में करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रही है कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स आर परचेज एंड दोज ड्रॉन ऑन यूजेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस आर डिस्काउंटेड बाय द बैंक। सिंस द एक्सपोर्ट इज नॉट कवर्ड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट बिल परचेज या डिस्काउंटेड होता है वहाँ पे एक्सपोर्ट बिल जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर कवर नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल्स निगोशिएटेड। एक्सपोर्ट बिल निगोशिएटेड क्या है कि यहाँ पे आपको एलसी जो है वो ड्रॉन होगा, यानी कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट आर प्रेजेंटेड टू द बैंक एंड फिनेंस बाय द बैंक। जो एक्सपोर्ट बिल होता है निगोसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट जहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट में, तो आपको पता ही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, तो वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट निगोसिएशन हो गया है तो इस तरीके के एक्सपोर्ट बिल को हम लोग एक्सपोर्ट बिल निगोसिएशन कहते हैं, और ये बैंक को एक एक्सपोर्टर जो है बैंक को प्रेजेंट कर सकता है और उसके अगेंस्ट में बैंक से फिनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स इसमें है डिस्पैच ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक हैज निगोशिएटेड द बिल, द डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्पैच टू द एलसी ओपनिंग बैंक विदाउट डिले। एक बार जब बैंक जो है बिल को निगोशिएट कर देती है तो डॉक्यूमेंट जो है वो एलसी ओपनिंग बैंक को बिना किसी डिले के इमीडिएट डिस्पैच कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो है एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस। अब कुछ बिल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग कलेक्शन के लिए भेज चुके होते हैं, तो एक्सपोर्टर जो है वो उस जो बिल सेंड किए गए हैं कलेक्शन के लिए उसके अगेंस्ट में भी एडवांस जो है वो बैंकों से अप्लाई कर सकते हैं। आइदर व्हेन द एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट आर फुली यूटिलाइज और इन केस व्हेन द बिल्स ड्रॉन अंडर एलसी। अगर वो एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट को फुली यूटिलाइज कर चुके हैं तो भी वो बिल्स के अगेंस्ट में बिल्स अगेंस्ट कलेक्शन वो जो है एडवांस ले सकते हैं, और अगर वो बिल जो है एलसी के अंडर है तो भी वो उस पर एडवांस ले सकते हैं। बैंक अलाउ एडवांस अगेंस्ट दिस कलेक्शन बिल्स टू द एक्सपोर्टर एज अ रूपी फिनेंस विदाउट फिक्सिंग द फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। ये जो इस तरीके का जो सेंट ऑन बिल कलेक्शन जो होता है फ्रेंड्स उसके ऊपर जो फिनेंस होगा वो रूपी फिनेंस होगा, और इस पे कोई किसी भी तरह का फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं होता है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कंसेशनल कब तक देते हैं, जो उसका ट्रांजिट पीरियड होता है। ट्रांजिट पीरियड जो होता है फ्रेंड्स वो यहाँ पे डीपी बिल्स का मतलब है पेमेंट के अगेंस्ट में जो भी हमारा बिल होता है उसको हम लोग
डीपी बिल कहते हैं, जिसको कि हम लोग साइट बिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ट्रांजिट बिल प्लस यूजेंस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड, सॉरी ये यूजेंस बिल होगा फ्रेंड, डीपी बिल का मतलब यूजेंस पीरियड, वो डीए होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट होगा वहाँ पे ट्रांजिट पीरियड प्लस यूजेंस पीरियड प्लस अगर कोई ग्रेस पीरियड है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जो एलिजिबल ट्रांजिट पीरियड होता है हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, द पीरियड विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्री एट द ब्रांच फॉर कलेक्शन। और जो डीए होगा यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, वहाँ पे जो हमारा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है उससे लेकर के जो भी ब्रांच कलेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा वो उसको हम लोग नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एट द ब्रांच फॉर कलेक्शन, जिस डेट को डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए भेजा गया है ब्रांच को, तो उस डेट को हम लोग नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस पे जो एडवांस है उसको हम लोग कब कब दे सकते हैं, तो एडवांस ग्रांटेड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बिल कवरिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस विल बी लिक्विडेटेड फ्रॉम रेमिटेंस ऑफ द सेल प्रोसीड्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अगर कोई कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर कोई कंसाइनमेंट आ रहा है एक्सपोर्ट के लिए तो हम लोग उसके बेसिस पे भी एडवांस ग्रांट करते हैं, जहाँ पे कि एक्सपोर्ट बिल जो है उसमें आपका कंसाइनमेंट का जो है वो डिक्लेरेशन होना चाहिए। और ये लोन लिक्विडेट होगा, कब लिक्विडेट होगा, जब उसका सेल प्रोसीड्स जो है वो इसमें क्रेडिट किया जाएगा। और इसके लिए एक्सपोर्टर को मैक्सिमम 6 months का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अभी नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस। अनड्रॉन बैलेंसेस के अगेंस्ट में जो एडवांस होता है, जैसे एक्सपोर्टर जो है कभी कभी कुछ पार्ट जो है अनपेड छोड़ देते हैं, जो कि उनको अनड्रॉन बैलेंस की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो विच इज सेटल्ड बाय द बायर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द वेट क्वांटिटी ऑन अराइवल एंड इंस्पेक्शन और एनालिसिस ऑफ द गुड्स। जब गुड्स उसका आ जाएगा वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो भी गुड्स उसको मिला है वो उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी जो है वो सब सही है, तब जाके वो उस बैलेंस को उसको रिलीज करता है। तो जो अनड्रॉन बैलेंस होते हैं तो उस पर मैक्सिमम हम लोग 10% ऑफ द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू उसको हम लोग लोन में ग्रांट कर सकते हैं। Advance against undrawn balances can be made at the concessive rate of interest for a maximum period of 90 days। ये फ्रेंड्स जो एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस पे हम लोग देते हैं ये मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता है, और इस पे स्पेसिफिक मार्जिन जो है वो हम लोग रख के उसके बाद ही ये देते हैं। नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, रिफंड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कभी कभी कुछ इंसेंटिव देती है कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंतर्गत कुछ एक्सपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी होती है वो एक्सपोर्टर को रिफंड कर दिया जाता है, तो जिसको हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। तो बैंक जो है इस तरीके के ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर एक्सपोर्टर्स को एडवांस प्रोवाइड करती है, और ये मैक्सिमम 90 डेज के लिए दिया जाता है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लोअर होता है। इस तरीके के एडवांस का जो नेचर होता है फ्रेंड्स वो अनसिक्योर्ड होता है, और ये अगर उसने प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटी अगर अवेल कर रखी है तो उसके साथ साथ हम लोग उसको एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये लिक्विडेट कैसे होगा, जब भी एक्सपोर्टर को जो है वो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो वापस मिल जाएगी, तो उस प्रोसीड से हम लोग इस तरीके के एडवांस को लिक्विडेट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट है अदर कंडीशंस। अदर कंडीशंस में पीरियड ऑफ फिनांस। पीरियड ऑफ फिनांस कितना होना चाहिए, तो द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड हमने देखा फ्रेंड्स, जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड अलाउड होता है वो 25 डेज होता है फॉर ऑल फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल्स। द नोशनल ड्यू डेट सच एज फॉर डिमांड बिल्स विल बी 25 days फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडलिंग, एंड दैट फॉर यूजेंस बिल्स इट शैल बी यूजेंस पीरियड प्लस 25 days नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि जो नोशनल ड्यू डेट होता है हमारा 25 डेज होता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड साइड बिल के केस में, और यूजेंस बिल के केस में यूजेंस पीरियड प्लस 25 डेज हम लोग उसको नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे 1/7/2009 को कोई अगर जो है वो साइड बिल ड्रॉन होती है
तो उसका जो नोशनल ड्यू डेट होगा वो 25 डेज के बाद होगा, यानी 25/7/2009 को उसका नोशनल ड्यू डेट होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई यूजेंस बिल है जहाँ पे कि उसको 90 डेज का यूजेंस पीरियड दिया गया है और वो 1/7/2009 को एक्सपोर्ट बिल सबमिट कर रहा है, तो उसका जो नोशनल ड्यू डेट होगा वो 25 डेज ट्रांजिट पीरियड प्लस 90 डेज, यानी कि 23/10/2009 को उसका नोशनल ड्यू डेट होगा। तो यही डिफरेंस है साइड बिल और यूजेंस बिल के ट्रांजिट पीरियड में। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड्स कि साइड बिल के केस में नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कितना होता है, तो 25 डेज, और यूजेंस बिल के केस में कितना होता है, तो यूजेंस पीरियड प्लस 25 डेज। अभी नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ फिनांस। क्वांटम ऑफ फिनांस कितना होना चाहिए, तो पोस्ट शिपमेंट फिनांस जो होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी नॉर्मली नो मार्जिन इज मेंटेन फॉर बिल्स ड्रॉन अंडर एलसी। अगर एलसी के अगेंस्ट में कोई बिल्स ड्रॉन किया गया है तो वहाँ पे हम लोग कोई मार्जिन नहीं रखते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है बैंक मिनिमम 10% ऑफ मार्जिन जो है वो पोस्ट शिपमेंट फिनांस के लिए प्रेफर करती है। अभी अगर एक्सपोर्ट बिल परचेज है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फर्म्स ऑर्डर, तो वहाँ पे मार्जिन जो है 10% to 25% तक हो सकता है। अभी नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू बिल्स। कोई अगर बिल जो है वो अगर ओवरड्यू हो गया है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन कितने दिनों में होता है, तो इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है कि पहले जो था कि ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इन केस ऑफ डिमांड बिल्स एंड 30 डेज आफ्टर द नोशनल ड्यू डेट इन केस ऑफ अनपेड यूजेंस बिल्स एट द प्रिवेलिंग टीटी सेलिंग रेट में होता था। लेकिन अभी जो है ये एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन है, ये क्रिस्टलाइजेशन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कि हम लोग अपने फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को रूपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं अगर ये ओवरड्यू हो गया है, और इससे क्या होता है कि हम लोग एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो भी बिल्स जो है जो ओवरड्यू हो गए हैं उसको हम लोग क्रिस्टलाइज कर देते हैं, यानी कि उसको रूपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले जो ये 30 डेज का जो कंसेप्ट था वो अब नहीं है, ये एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन है, बैंक जब चाहे वो उसको क्रिस्टलाइज कर सकती है। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में भी हम लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि पहला है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीएफसी, यानी प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। तो पीसीएफसी कैन बी अलाउड टू एक्सपोर्टर इन फॉरेन करेंसी, ये मैक्सिमम जो है 180 डेज के लिए होता है। और नेक्स्ट जो है वो है ईबीआर। ईबीआर का मतलब एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटेड अब्रॉड। ईबीआर स्कीम जो है फिनेंस एक्सपोर्ट बिल इन फॉरेन करेंसी एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एफबीपी, एफयूबीडी और एफबीएन, यानी कि परचेज डिस्काउंटिंग एंड निगोशिएशन अंडर रूपी फिनेंसिंग। अंडर रूपी फिनेंसिंग के अंतर्गत जैसे हम लोग एफबीपी, एफयूबीडी और एफबीएन के लिए हम लोग जो फिनेंस करते थे उसको हम लोग फॉरेन करेंसी में भी फिनेंस कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटेड अब्रॉड भी कहते हैं। इन द केस ऑफ पीसीएफसी ईबीआर कैन बी अलाउड बाय बैंक्स। अगर हमने पीसीएफसी यानी उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी दे रखा है तो हम उसको ईबीआर भी दे सकते हैं। ये मैक्सिमम 180 डेज के लिए होता है और इस पर लाइबोर प्लस 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। अभी नेक्स्ट है गोल्ड कार्ड स्टेटस फॉर एक्सपोर्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। गोल्ड कार्ड स्कीम जो है वो नॉर्मली जो हमारे क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनका कि गुड ट्रैक रिकॉर्ड है उनको हम लोग गोल्ड कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं उसमें देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, पहला जो है कि उसका क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर हमारा होना चाहिए, और हम लोग मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर के जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको भी ये दे सकते हैं। ये बेटर टर्म्स एंड कंडीशन में दिया जाता है उनको फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होता है। और ये जो है इसका प्रोसेस काफ़ी फास्टर होता है, हम लोग जल्दी इसको दे सकते हैं, इसके प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें जो शेड्यूल चार्जेस और फ्री स्ट्रक्चर हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लोअर होते हैं। इसका जो प्रोसीड्यूर है वो सिंप्लीफाइड होता है। इसमें जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन हम लोग देते हैं वो नॉर्मली 3 ईयर्स के लिए देते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूअल होता है। इसमें हम लोग एक स्टैंड बाय लिमिट भी प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को, जो कि नॉर्मली 20% ऑफ असेसमेंट लिमिट हो सकता है, जो कि उसको एडिशनली दिया जाता है, जो कि अगर उसको कभी अर्जेंट क्रेडिट नीड अगर उसकी अराइज हो तो उसमें वो इस 20% एक्सेस लिमिट को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका जो टाइम है फ्रेंड्स
अगर हम कोई फ्रेश एप्लीकेशन ले रहे हैं तो उसके लिए 25 डेज होता है प्रोसेस करने का, रिन्यूअल के लिए 15 डेज होता है, और अगर उसके ऊपर हम उसको कोई एडहॉक लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए 7 डेज का टाइम होता है। गोल्ड कार्ड जो है वो पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, हम लोग उस जो भी मतलब हमारा गोल्ड कार्ड होल्डर है जो कि पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं है, कोलेट्रल के लिए वेवर है, और ईसीजीसी गारंटी के का भी इसमें एग्जेम्पशन है, ये मैंडेटरी नहीं है। हम लोग अपने जो एक्सपोर्टर हैं उनको एज ए सप्लीमेंट्री सर्विस ये प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको क्या क्या दे सकते हैं हम लोग इसमें, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में बी डिसाइडेड बाय द इशूइंग बैंक, तो हम लोग उनको सप्लीमेंट्री सर्विस भी दे सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे जो कंसेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट, अगर हमारा एक्सपोर्टर जो है जो गोल्ड कार्ड होल्डर है उसको अगर पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर चाहिए तो उसके ऊपर उसको कंसेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि 90 डेज तक एप्लीकेबल होगा, और ये मैक्सिमम 365 डेज तक भी अगर वो एक्सटेंड करता है तो भी उसको ये फैसिलिटी जो है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, जो कि नॉर्मल केस में उसको अगर कोई एक्सपोर्टर जो है वो पोस्ट शिपमेंट फिनांस अगर अवेल करता है तो उसको 90 डेज तक तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बियॉन्ड दैट उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है अप टू 180 डेज, और उससे भी ज़्यादा 180 डेज से अगर ज़्यादा होता है तो भी उसको और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बेयर करना होता है। लेकिन गोल्ड कार्ड होल्डर को अप टू 365 डेज उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। कंसीडर्ड फॉर इशुएंस ऑफ फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड, हम लोग उसको फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड अगर चाहिए तो वो भी हम लोग उसको इशू कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हमारा फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग जो है उसमें हम लोग सबसे पहले फैक्टरिंग देखते हैं। फैक्टरिंग क्या होता है? तो फैक्टरिंग वो होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एज अ फैक्टर काम करता है, और एक सेलर होता है और एक बायर होता है। तो सेलर ने बायर को अगर कोई गुड्स सेल किया और बायर ने उसको बोला कि मैं आपको 60 डेज या 90 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, तो जो सेलर जो होता है वो 60 to 90 डेज के लिए वो आउट ऑफ फंड हो जाता है। तो वहाँ पे फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर उसको वो फंड जो है वो प्रोवाइड करता है, और बायर से वो फंड जो है सेलर फैक्टर वो बाद में रिसीव कर लेता है। तो ये हमारा इसी को हम लोग फैक्टरिंग कहते हैं। फैक्टरिंग जो है वो मेनली बुक डेट के ऊपर जो है अगर कोई फिनेंस रेज कर रहा है कोई सेलर या कोई एक्सपोर्टर तो उसको हम लोग फैक्टरिंग कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, देखिए, कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोन एज फैक्टर एंड द बिजनेस कंसर्न, यानी कि एक्सपोर्टर या सेलर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू ट्रैक कस्टमर एंड ओपन अकाउंट बेसिस whereby the factor purchases the client book date either with or without recourse to the client। ये जो फ्रेंड ट्रांजेक्शन होता है ये विद और विदाउट रिकोर्स होता है। विद और विदाउट रिकोर्स का मतलब होता है कि अगर फैक्टर ने सेलर को जो फिनेंस दिया, इन केस अगर बायर उसको पेमेंट नहीं करता है तो फैक्टर जो है वो सेलर से डिमांड नहीं करेगा, तो उसको हम लोग विदाउट रिकोर्स कहते हैं। और अगर बायर फैक्टर को सेलर जो है वो बायर फैक्टर को पेमेंट करने में अगर फेल हो जाता है और फैक्टर जो है सेलर से उस केस में डिमांड करता है उस अनपेड बिल्स के लिए, तो उसको हम लोग विद रिकोर्स कहते हैं। तो यही विद और विदाउट रिकोर्स में यही डिफरेंस है, और ये कल्याण सुंदरम कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई थी। यहाँ पे कुछ फैक्टर जो है डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। फैक्टर क्या क्या डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं? पहला है डेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सेल्स लेजर जो है अपने क्लाइंट का, क्लाइंट मतलब एक्सपोर्टर या सेलर जो है अपना, यहाँ पे देखिए क्लाइंट का मतलब एक्सपोर्टर सेलर दिया हुआ है, तो उसका जो है सेल्स लेजर वो मेंटेन करते हैं अपने क्लाइंट्स का कि आपका कौन सा बिल जो है वो कब पेमेंट होने वाला है, उसका कितना ड्यू डेट है, कितने दिन के बाद वो पेमेंट मिलेगा और किससे किससे उनको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट का लेजर मेंटेन करते हैं, जिसको कि कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग, क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो डेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा का पूरा काम जो है वो फैक्टर करता है। दिस वुड ऑल्सो इंक्लूड वर्क ऑफ फॉलोइंग अप फॉर द डेट कलेक्शन, वो डेट कलेक्शन का भी फॉलो अप करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट प्रोटेक्शन। क्रेडिट प्रोटेक्शन का मतलब उसके पास काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि फैक्टर के पास, जो कि क्रेडिट इंटेलिजेंस होते हैं, और वो
क्रेडिट रिस्क को एसेस कर पाते हैं और अपने क्लाइंट को अकॉर्डिंगली एडवाइस भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द डेटाबेस ऑन द इंडिविजुअल बायर बिल्ट अप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय द फैक्टर कुड बी यूज्ड बाय द क्लाइंट फॉर ए फी। तो ये क्या करते हैं कि एक डेटाबेस बना लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ काम करते वक्त, जिसको फैक्टर जो है वो फर्दर यूज कर सकता है ऑन फी बेसिस, उनको बेटर क्रेडिट एडवाइस या क्रेडिट प्रोटेक्शन जो है वो बताने के लिए। अभी फैक्टर फाइनेंसिंग क्या है कि जनरली जो है फैक्टर 75 to 80% जो है वो उसको एडवांस करता है, जो भी उसके बुक डेट होते हैं उसके अगेंस्ट में 75 to 80% एडवांस जो है उसको दिया जाता है। अभी यहाँ पे फैक्टर मैकेनिक्स दिया गया है, मतलब जो हमारा फैक्टरिंग का केस है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो फैक्टरिंग एग्रीमेंट जो है वो फैक्टर और उसके क्लाइंट के बीच में होता है। इन दो लोगों के अलावा परचेजर जो कि गुड्स परचेज करता है फ्रॉम द क्लाइंट, यानी कि सेलर से परचेजर जो गुड परचेज कर रहा है वो भी इस फैक्टरिंग डील में एक पार्टी होता है। तो कौन कौन इसमें पार्टी हो गया फ्रेंड्स? क्लाइंट या एक्सपोर्टर जो कि फैक्टर के पास अप्रोच किया कि उसको उसके बुक डेट के अगेंस्ट में उसको डेट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद फैक्टर जो एक्सपोर्टर फैक्टर है जो कि कांटेक्ट करता है। The factor export factor contacts his counterparty in the country of the importer buyer known as import factor to assess the credit worthiness of the debtor buyer। तो फैक्टर जो होता है उसके जो काउंटर पार्टी होता है जिसको कि हम लोग इंपोर्ट फैक्टर कहते हैं, जो कि कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा जो बायर है उसके कंट्री का वो होता है इंपोर्ट फैक्टर, जो कि उसके क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करता है। फिर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट फैक्टर जो है वो उसके क्लाइंट और उसके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो उसको साइन करेगा। द क्लाइंट सबमिट 2 कॉपीज ऑफ द इनवॉइसेस, और जो क्लाइंट होता है वो जो एक्सपोर्ट फैक्टर है उसको 2 कॉपी ऑफ इनवॉइस जो है वो सबमिट करता है। किस चीज का इनवॉइस? बुक डेट का इनवॉइस। और एक्सपोर्ट फैक्टर जो है वो क्या करता है कि एक कॉपी जो है वो उसका जो काउंटर पार्टी था, जो इंपोर्ट फैक्टर था जो कि इंपोर्टर के कंट्री में है, वो 1 कॉपी उसको भेज देता है। किस लिए भेजता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ डेट व्हेन ड्यू। जब ड्यू जो है उसका जो उसने डेट दे रखा है बुक डेट के अगेंस्ट में, तो उसको कलेक्शन के लिए वो वहाँ पे अपने इंपोर्ट फैक्टर को भेज देता है। इसीलिए फ्रेंड्स देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्ट फैक्टर वो खुद ही मेंटेन कर रहा है। इसके लिए क्लाइंट को या इंपोर्टर को कोई भी रिमाइंडर नहीं रखने की ज़रूरत है। ये सब टाइमली प्रोसेस होता है क्योंकि उनके पास इसके लिए एक डेटाबेस होता है जिसको कि वो लोग फॉलो अप करते हैं। अब इंपोर्ट फैक्टर क्या करेगा? वो उस बिल को कलेक्ट करेगा ड्यू डेट पे, और जो प्रोसीड है वो एक्सपोर्ट फैक्टर को रिमिट कर देगा। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा आफ्टर डिडक्टिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस या कोई भी उसकी जो चार्जेस हैं वो अगर हैं तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो एक्सपोर्टर को रिलीज कर दिया जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इंटरेस्ट एंड चार्जेस। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द डेटर्स ऑन ड्यू डेट, अब मान लीजिए अगर डेटर जो है ड्यू डेट में पेमेंट नहीं कर रहा है तो इंपोर्ट फैक्टर जो है वो ड्यू को सेटल करेगा एंड स्टेप्स इन द शूज ऑफ द क्लाइंट और एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है वो एज अ एक्सपोर्ट या क्लाइंट की जैसा जो है वो बिहेव करेगा और डेटर से जो है ड्यू की रिकवरी करेगा। तो ये कब करेगा फ्रेंड्स? जब ये विदाउट रिकोर्स होगा, और जब विद रिकोर्स होगा तो ये अपने क्लाइंट से डिमांड करेगा। अभी नेक्स्ट है कि फैक्टरिंग जो है उसका सिस्टम किस तरीके का होता है। तो इसमें 4 तरह के फैक्टर सिस्टम दिए हुए फ्रेंड्स। पहला है सिंगल फैक्टर सिस्टम। सिंगल फैक्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जो फैक्टर है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के कंट्री में जो है कॉमन फैक्टर होता है, मतलब उसका ऑफिस और ब्रांच जो है उसका सेम होगा बोथ दी कंट्रीज में, मतलब एक्सपोर्टर के कंट्री में और इंपोर्टर के कंट्री में दोनों में जो है उसका सेम फैक्टर का ऑफिस होगा। 2 फैक्टर सिस्टम में है कि दोनों के कंट्रीज में, यानी कि एक्सपोर्टर के कंट्री में अलग फैक्टर का ऑफिस होगा और इंपोर्टर के कंट्री में दूसरा कोई फैक्टर जो है वो काम कर रहा होगा, और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो आपका 2 फैक्टर सिस्टम हो गया। फिर है डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग।
यानी कि एक फैक्टरिंग कंपनी जो है जो कि एक्सपोर्टर के कंपनी में एक्सपोर्टर के कंट्री में ही रहेगी और वो सारे अरेंजमेंट करेगी, क्रेडिट असेसमेंट करेगी, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कहेंगे। और दूसरा है डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग, यानी कि इंपोर्टर के कंट्री में ये सिर्फ वन फैक्टर होगा और इंपोर्टर के कंट्री में होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग कहेंगे, जो कि फैक्टरिंग का सारा जो काम है वो करेगा। अभी यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है फ्रेंड्स फैक्टरिंग में, तो वो है कि ये इमीडिएट फिनेंसिंग करता है फैक्टर 75 to 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पे एलसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि इंपोर्टर के कॉस्ट को सेव करती है। यहाँ पे इंपोर्टर या बायर का हम लोग क्रेडिट चेक करेंगे, और जो कंपनी होती है फैक्टर कंपनी वो सेल्स लेजर मेंटेन करती है। आपको जो बायर या सेलर है उनको अपना सेल्स लेजर मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, वो उनको क्रेडिट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और वो उनको एडवाइजरी सर्विस भी देती है। अगर वो किसी न्यू एरिया में या कंट्री में अगर आप जो है फैक्टरिंग का अगर डेट लेना चाहते हैं तो उसके पास जो डेटाबेस अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो आपको सही एडवाइस प्रोवाइड कर सकती है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फोरफिटिंग। फोरफिटिंग क्या है? फोरफिटिंग जो है ये भी एक तरह का फिनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है, लेकिन ये जो होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को डिस्काउंटिंग जब करेंगे तो हमारा फोरफिटिंग होगा, और ये नॉर्मली हम लोग कैपिटल गुड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, जबकि हमारा जो फैक्टरिंग था वहाँ पे हम लोग बुक डेट के अगेंस्ट में उसको डेट प्रोवाइड कर रहे थे, और वहाँ पे जो फैक्टरिंग था वो विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये विदाउट रिकोर्स है टू द एक्सपोर्टर एंड सेलर। और वहाँ पे जो हमारा फैक्टरिंग था फ्रेंड्स वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता था, लेकिन ये जो है मीडियम टर्म बेसिस पे होता है, ये मैक्सिमम हम लोग 3 इयर्स तक इसको दे सकते हैं, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे जो हम लोग फिनेंस प्रोवाइड करेगी जो कंपनी, वो फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस यानी 100% तक इसमें आपको जो है डेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि फैक्टरिंग में 75 to 80% था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दे रहा है कि ये मीडियम टर्म फिनेंसिंग होता है और इसमें कैपिटल गुड प्रोजेक्ट्स ETC जो है वो इसमें कवर किए जाते हैं। ये शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है फ्रेंड्स, मतलब अप टू 12 मंथ्स के लिए भी जो है फोरफिटिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ए फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन। फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे 5 पार्टीज होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन होता है वो 5 पार्टीज? पहला एक्सपोर्टर हो गया, दूसरा इंपोर्टर हो गया, तीसरा फिनेंसर हो गया। इसके अलावा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बैंक भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कैसे प्रोसेस होता है? मान लीजिए कोई प्रपोजल आया एक्सपोर्टर से फोरफिटर के पास, तो वो क्या करता है कि पहले कंट्री रिस्क सर्टेन करता है, उसके बाद उसका क्रेडिट वर्दीनेस देखता है इंपोर्टर का, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इंपोर्टर को एडवाइस कर सकता है कि वो अपने बैंक से पेमेंट की गारंटी दे जो भी इनवॉइस वो सबमिट कर रहा है। उसके बाद उसको डिस्काउंट चार्ज करके जो भी ट्रांजैक्शन है, तो डिस्काउंट चार्ज उसको हम लोग कब करते हैं इस ट्रांजैक्शन का? हम लोग देखते हैं कि उसकी क्रेडिट की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे कितना कंट्री रिस्क है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, तो इसके बेसिस पे जो डिस्काउंट चार्ज है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स आर मेड एंड बिल सो रेज डिस्काउंटेड बाय द फोरफिटर। फिर एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, बिल रेज करेगा, और उसके बाद उसको फोरफिटर के पास लेकर आएगा डिस्काउंटिंग के लिए, और फोरफिटर जो है बिल डिस्काउंटिंग करके उसको जो है वो डेट प्रोवाइड कर देगा। फोरफिटिंग जो है वो नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में दी जाती है, जो कि डुली एक्सेप्टेड बाय द इंपोर्टर एंड गारंटी बाय हिज बैंक। और अगर उसने इंपोर्टर जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके ऊपर उसने बैंक की गारंटी भी दी हुई है, तो इस तरीके के फैसिलिटीज़ को हम लोग अवेलिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में फ्रेंड्स RBI जो है वो उसने एक्सिम बैंक को परमिशन दे रखा है फैसिलिटेट फिनेंसिंग ऑफ मीडियम टर्म एक्सपोर्ट बिल्स थ्रू फोरफिटिंग। यानी इंडिया में फोरफिटिंग कौन करता है? एक्सिम बैंक करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फोरफिटिंग और फैक्टरिंग जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन फॉर इंपोर्टर्स। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी देखा कि जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है इंडिया के अंदर, उसको एक्सिम पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है, जो कि DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो रेगुलेट करती है। और
रेगुलेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सच इम्पोर्ट्स, और जो इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी पेमेंट है उसको एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के बेसिस पे जो है रेगुलेट किया जाता है, और जो कि फीमा गाइडलाइन के अंतर्गत काम करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें फ्रेंड्स हमने पहले भी देखी है, यहाँ पे देखिए फिर से रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर का है वो आईसी कोड होना चाहिए। वो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो अप्रूव्ड कमोडिटी के लिए कर सकते हैं। जो भी फ्रीली इंपोर्टेड गुड्स हैं उसको आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर है पेमेंट फॉर इंपोर्ट। पेमेंट फॉर इंपोर्ट जो है रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट एक्सीडिंग USD 500 और इट्स इक्विवेलेंट शुड मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म A1। एक फॉर्म A1 आता है फ्रेंड्स, उसमें आपको अगर USD 500 से एक्सेस अगर कोई आपका पेमेंट है तो आप उसको उसमें आपको मेंशन करना होता है। अभी टाइम लिमिट फॉर इंपोर्ट पेमेंट। इंपोर्ट पेमेंट का टाइम लिमिट क्या है? तो नॉर्मली जो है ये नॉट लेटर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट होना चाहिए, और अगर ये 6 मंथ से ज़्यादा है तो इस तरीके के पेमेंट को हम लोग डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट कहते हैं, और ये मैक्सिमम मोर देन 6 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स होता है फ्रेंड्स, और इसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट की तरह ट्रीट करते हैं। और एडी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उस पर एडीज कैन रेमिट इंटरेस्ट ऑन इम्पोर्ट बिल्स साइड बेसिस एज ऑल्सो यूजेंस बिल्स जनरली अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड अप टू 3 ईयर्स इन केस ऑफ ट्रेड क्रेडिट्स। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एडवांस रेमिटेंस। अभी एडवांस रेमिटेंस होता है फ्रेंड, जैसे हमारा कोई इंपोर्टर जो है कोई गुड्स अगर बाहर से मंगा रहा है तो उसको उसके लिए पहले कुछ एडवांस पेमेंट करना होता है, तब एक्सपोर्टर जो है वो उसको वो चीज़ें भेजता है। तो एडी जो है वो इस तरीके के रेमिटेंस को अलाउ करता है, जो कि पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ गुड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये अप टू 2 लाख USD जो है वहाँ तक आप जो है उसको से रेमिट कर सकते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस एक्सीड्स 2 लाख और इट्स इक्विवेलेंट एन इररिवोकेबल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और ए गारंटी फ्रॉम ए बैंक ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट इज ऑब्टेन्ड। अगर 2 लाख से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इररिवोकेबल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या आपके इंटरनेशनल ऐसी बैंक जिसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है उससे आपको गारंटी की ज़रूरत होती है। If such a guarantee is issued against the counter guarantee of an international bank situated outside in India, आप जो भी काउंटर गारंटी भी ले सकते हैं किसी इंटरनेशनल बैंक के लिए जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। अभी नेक्स्ट जो है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ गारंटी में नॉट बी इंसिस्टेड। अब इस तरह की गारंटी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ बैंक जो है 1 लाख से लेके 5 लाख तक USD डॉलर तक अगर बैंक का बोर्ड जो है वो अप्रूवल देता है किसी भी स्पेशल केस के लिए, तो आप इस तरीके के गारंटी को इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको कौन डिसाइड करेगा? बैंक की जो बोर्ड है वो इसको डिसाइड करेगी। ऑल केसेस बियॉन्ड USD 5 लाख डॉलर शुड बी रेफर टू RBI फॉर प्रायर अप्रूवल। अगर 5 लाख से ज़्यादा का है तो उसमें RBI का अप्रूवल लगेगा। एडवांस रेमिटेंस में बी परमिटेड आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एडवांस रेमिटेंस जो है अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे भी इसको परमिशन कर सकते हैं। इंपोर्टर्स होल्ड एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ ए वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस। जो भी इंपोर्टर है उनके पास एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होना चाहिए कि उनके पास एक वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस है, तभी वो एडवांस रेमिटेंस कर सकते हैं। रेमिटेंस इज मेड डायरेक्ट टू द ओवरसीज सप्लायर और हिज बैंक एंड नॉट टू एनी एजेंट ऑफ द सप्लायर। रेमिटेंस जो है डायरेक्ट ओवरसीज सप्लायर को करना है या उसके बैंक को करना है। आप रेमिटेंस जो है किसी भी एजेंट ऑफ सप्लायर को नहीं कर सकते हैं। फिजिकल इंपोर्ट इनटू इंडिया शुड बी मेड विद इन 6 मंथ्स। अब जब अगर एडवांस पेमेंट हो रहा है किसी भी इंपोर्ट के लिए तो वहाँ पे आपको जो फिजिकल इंपोर्ट है गुड्स का वो विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर कोई आप प्लांट या मशीनरी मंगवा रहे हैं तो उसके लिए ये टाइम लिमिट जो है वो 3 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस। एंड द importer should give an undertaking to produce documentary evidence of import within 15 days from the close of the relevant period। और importer को एक अंडरटेकिंग देना होता है कि वो इस import का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ रिलेवेंट पीरियड जो है वो उसको सबमिट करेगा। इन केस ऑफ नॉन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। अब अगर गुड का इम्पोर्ट जो है वो इंडिया में नहीं हुआ है तो एडी क्या करेगी कि एडी जो है वो
इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस इज रिपैट्रिएटेड टू इंडिया, मतलब जो भी एडवांस रेमिटेंस किया गया है वो वापस इंडिया में रिपैट्रिएट हो जाए, या यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस परमिसिबल अंडर द एक्सटेंट रूल्स ऑफ रेगुलेशन, या फिर वो उसको दूसरे पर्पस में भी यूटिलाइज कर सकती है जो कि रूल्स रेगुलेशन के अंदर एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब ये एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स, एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स? Importers are required to produce and submit to AD who has handled opening of LC the exchange control copy of the bill of entry or postal appraisal form और custom assessment certificate duly approved by customs। जो भी इंपोर्टर हैं उनको सबमिट करना होता है एडी को, क्या सबमिट करना होता है, जहाँ पे कि उनका एलसी जो है ओपन कर रखा है इंपोर्टर्स ने, तो जो भी वो रेमिट किए हुए हैं इंपोर्ट बिल के अगेंस्ट में, तो उसकी एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी जो है, जो कि बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं हम लोग उसको, या पोस्टल अप्रेजल फॉर्म भी कहते हैं, वो एडी को सबमिट करना होता है, या फिर वो कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं जो कि कस्टम के द्वारा ड्यूली अप्रूव्ड हो। ऑथोराइज डीलर को जो है क्रॉस चेक करना होता है कि जो भी बिल ऑफ एंट्री जो है वो इंपोर्टर ने सबमिट किया है तो उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो एलसी के साथ टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एडी को ये भी इंश्योर करना है कि बिल ऑफ एंट्री जो है हर केस में जितने भी एलसी या इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट बिल रेज किए हुए हैं तो वो सब में उसको बिल ऑफ एंट्री जो है वो एश्योर करनी है। अगर इंपोर्ट जो है 1 लाख यूएसडी से अधिक है तो 3 मंथ्स ऑफ रेमिटेंस के अंदर जो है वो बिल ऑफ एंट्री जो है एडी के पास सबमिट हो जानी चाहिए। इन केस ऑफ द बिल ऑफ एंट्री इज नॉट सबमिटेड विद इन 1 मंथ, अगर 1 मंथ के अंदर, ये फ्रेंड्स जो 3 मंथ्स का टाइम है वो मोर देन 1 लाख यूएसडी के लिए, नॉर्मली जो है ये 1 मंथ के अंदर जो है वो जमा हो जाना चाहिए बिल ऑफ एंट्री एडी के पास। तो एडी को क्या करना है कि अगर नहीं जमा किया हुआ है इंपोर्टर एडी को तो उसको एक रिमाइंडर भेजना है। इफ द इंपोर्टर हैज डिफॉल्टेड इन सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्टर्ड रिमाइंडर, अगर उसने 1 महीना के बाद नहीं जमा किया तो उसको हम लोग फिर रिमाइंडर भेजेंगे। तो रिमाइंडर भेजने के 21 डेज के अंदर अगर इंपोर्टर जो है वो नहीं सबमिट कर रहा है तो एडी शुड फॉरवर्ड ए स्टेटमेंट कंसिस्टिंग लिस्ट ऑफ सच डिफॉल्टर टू आरबीआई ऑन हाफ ईयरली इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ बीईएफ। ये हमने पहले भी देखा फ्रेंड्स, बीईएफ फॉर्म में ये हाफ ईयरली स्टेटमेंट होती है आरबीआई को। तो इस तरीके के डिफॉल्टर जो कि बिल ऑफ एंट्री जो है आफ्टर इंपोर्ट बिल्स रेजिंग अगर वो नहीं सबमिट कर रहे हैं तो वो आपको आरबीआई को इंटीमेट करना है। नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग रिसीट ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मार्क्ड इन द एलसी रजिस्टर और रेमिटेंस रजिस्टर। जो भी बिल ऑफ एंट्री जो है जो आपको सबमिट हो रही है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और ये आपका एलसी रजिस्टर या रेमिटेंस रजिस्टर में इसको हम लोग मेंशन करना चाहिए। ऑथराइज डीलर जो है उसको बिल ऑफ एंट्री जो है वो प्रिजर्व करके रखना है और जब भी जरूरत पड़े इंटरनल ऑडिटर या आरबीआई इंस्पेक्टर जब वेरिफिकेशन के लिए आए तो उनको वो प्रोड्यूस करना होगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इन केस ऑफ इंपोर्ट्स बाय अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हुज नेटवर्थ इज नॉट लेस देन 100 करोड़ एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, एडीज मे एक्सेप्ट आइदर द कॉपी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज or a certificate from the CEO or the auditor of the company certifying that the goods for which the remittance was made have actually been imported into India, provided that the foreign exchange remitted is less than $1 lakh or its equivalent। तो फ्रेंड्स जो भी कंपनी का नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से कम है और उसका जो एक्सचेंज रेमिटेंस जो है वो $1 मिलियन है, तो ऐसे जो इंपोर्टर हैं उनको या तो बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करना होता है या फिर उनका सीईओ एक सर्टिफिकेट देगा या फिर उनका ऑडिटर है, कंपनी का ऑडिटर, वो सर्टिफाई करेगा कि जिस गुड्स के लिए उन्होंने रेमिटेंस किया था वो गुड्स एक्चुअली इंडिया में इंपोर्ट की जा चुकी है। Bank have been advised to have their own policy duly approved by their board of directors for follow-up of the submission of evidence of import involving amount of $1 lakh or less। तो फ्रेंड्स ये हमने पहले भी देखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अप्रूव कर सकती है। अभी नेक्स्ट है इंपोर्ट फिनेंस यानी कि इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें पहला है इंपोर्ट फिनेंस में। तो इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही होती है जहाँ पे कि इंपोर्टर जो है एलसी लिमिट सैंक्शन करवाता है अपने बैंक से और एलसी ऑन डीए बेसिस यूजेंस यानी कि जो यूजेंस बेसिस पे जो एलसी है उसके बेसिस पे वो एलसी जो है वो अपने
इंपोर्टर के लिए अपने बैंक से ले सकता है इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है इंपोर्ट लोन। इंपोर्ट लोन भी जो है वो ग्रांट किया जा सकता है इंपोर्टर को, किस लिए? रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए या फिर कोई गुड जिसका वो ट्रेडिंग करना चाहता है। और ये लोन जो है वो प्लेस ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे उसको प्लेस करके या हाइपोथिकेट करके फिनेंसिंग बैंक जो है वो इंपोर्टर को इंपोर्ट लोन ग्रांट कर सकती है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में हमारा है सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट। तो क्या है सप्लायर्स क्रेडिट और बायर क्रेडिट, चलिए देखते हैं। सप्लायर्स क्रेडिट जो है, सप्लायर्स क्रेडिट डायरेक्टली एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर ऑफ गुड्स टू द इंपोर्टर। अगर कोई क्रेडिट जो है वो सप्लाई दी जा रही है, किसको दी जा रही है? कोई अगर ओवरसीज सप्लायर है जो कि गुड को इंपोर्ट मतलब गुड को भेजेगा, तो उसको अगर हम लोग कोई फिनेंस जो है वो अगर ग्रांट कर रहे हैं तो इस तरीके के क्रेडिट को हम लोग सप्लायर्स क्रेडिट कहते हैं। मतलब सेलर को अगर हम कोई एडवांस ग्रांट कर रहे हैं तो वो हमारा सप्लायर्स क्रेडिट हुआ, और अगर परचेजर यानी कि बायर जो है उसको अगर हम लोग कोई लोन ग्रांट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बायर्स क्रेडिट कहेंगे। अभी यहाँ पे है कि द एक्सपोर्टर मे अवेल फिनांस अगेंस्ट द बिल्स आफ्टर मेकिंग द शिपमेंट फ्रॉम हिज बैंकर एंड द बैंक वुड रिसीव फंड्स ऑन द मैच्योरिटी डेट। यानी कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, उसने अगर कोई शिपमेंट कर दी है किसी गुड्स की, तो उसके अगेंस्ट में वो फिनेंस जो है वो अवेल कर सकता है उसके बैंकर से, और बैंक जो है वो मैच्योरिटी डेट पे फंड रिसीव करके इस लोन को लिक्विडेट कर देगी। एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे अपने लायबल होता है बैंक को रिपे करने के लिए इन केस द ओवरसीज बायर डज नॉट मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। अगर ओवरसीज बायर जो है अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो एक्सपोर्टर जो है वो अपने बैंक को रीपे करने के लिए लायबल होता है। अभी इसका जो पीरियड होता है फ्रेंड्स वो 6 मंथ्स के लिए होता है। पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट एंड अप टू लेस देन 3 years हैज बीन टर्म्ड एज ट्रेड क्रेडिट। और अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। एनी क्रेडिट एक्सटेंडेड फॉर 3 years और मोर शैल बी इन कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो इस तरीके का जो लोन होता है फ्रेंड जो कि मोर देन मतलब 3 years तक जो एक्सटेंडेड किया गया हो सप्लायर्स क्रेडिट, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। अभी एज पर एक्जिम पॉलिसी जो है फ्रेंड्स, इसका जो लिमिट है फॉर इम्पोर्ट जो कि 3 years के लिए बैंक ग्रांट करती है, ये 50 million है फॉर अदर गुड्स। जो भी गुड्स हैं उसके लिए ये 50 million है। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है फ्रेंड्स, मतलब कैपिटल गुड्स बैंक कैन अप्रूव 20 million, ये 20 नहीं है, ये अभी 50 million हो गया। मतलब हर तरीके के गुड्स के लिए ये 50 million है। और अगर ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, एयरलाइन एंड शिपिंग कंपनीज को अगर हम लोग सप्लायर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 150 million और इक्विवेलेंट। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज बायर्स क्रेडिट। जैसे कि हमने पहले भी देखा, अगर कोई क्रेडिट जो है इंपोर्टर को हम लोग देते हैं जो कि बायर है तो उसको हम लोग बायर क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट अरेंज्ड बाय द बायर टू सेटल इंपोर्ट पेमेंट। अगर उसका कोई इंपोर्ट पेमेंट है उसको सेटल करने के लिए उसको अगर कोई लोन चाहिए तो उसको हम लोग बायर्स क्रेडिट कहते हैं। जब बायर जो है वो पोजीशन में नहीं होता है कि वो अपने सेलर को इमीडिएट पेमेंट करे, तो इस तरीके का जो इंपोर्टर होता है वो बैंक को अप्रोच करता है और बैंक जो है उसके लिए उसको बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। तो अरेंजमेंट टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑन सबमिशन ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट, और इसके लिए उसको शिपिंग डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को सबमिट करना होता है। ऑन बेसिस ऑफ दैट बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करती है, और इंपोर्टर जो है जब ड्यू डेट आता है तब वो बैंक को रीपे करता है। इसका भी जो लिमिट है फ्रेंड्स वो 50 million तक है, और इसका जो एट प्रेजेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइबोर प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।